नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। खबर आ रही है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में टिकटॉक ने कोशिश की थी अपना केस टालने के लिए और उसने वकील के तौर पर चुना था पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को, लेकिन मुकुल रोहतगी ने टिकटॉक को बड़ा झटका दिया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सूचित कर दिया कि वो किसी भी हालत में टिकटॉक के लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ दलीलें नहीं देंगे। यानी टिकटॉक को उम्मीद थी कि मुकुल रोहतगी को पैसे देकर वो अपने पक्ष में दलीलें दिलवा लेगा और इससे सुप्रीम कोर्ट को अपने पक्ष में फैसला कराने के लिए वो कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। और सीधे तौर पर मुकुल रोहतगी ने बता दिया है कि वो देश के साथ हैं, सेना के साथ हैं और टिकटॉक के लिए पैरवी नहीं करेंगे। अब टिकटॉक के पास क्या विकल्प हो सकता है, इसको लेकर संबित पात्रा ने एक ट्वीट भी किया और संबित पात्रा ने याद दिलाया टिकटॉक को कि आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ या ऐसे लोगों की तरफ नहीं जाना चाहिए जो कि राष्ट्रवादी हैं, कपिल सिब्बल टाइप के कांग्रेसी लोग जो कि राहुल सोनिया के चाटुकार हैं, वो आसानी से आपकी पैरवी कर सकते हैं और आप ये भी करके देख लीजिए। उम्मीद है कि अब टिकटॉक की तरफ से कपिल सिब्बल को अप्रोच किया जाएगा या अभिषेक मनु सिंह भी या फिर आनंद शर्मा टाइप के लोगों को। आनंद शर्मा का तो पुराना रिश्ता रहा है चाइनीज कंपनियों के साथ में, क्योंकि जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में कांग्रेस का जो समझौता हुआ था उस समय आनंद शर्मा भी उस तस्वीर में साफ खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो आनंद शर्मा को सारी चीज़ें पता है कि किस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को बचाना है, किस तरीके के उनके हितों को साधना है और किस तरीके से भारत सरकार को चूना लगाना है या भारत के खिलाफ तमाम वो काम करने हैं जो राष्ट्रवादी लोगों के लिए, भारतीयों के लिए शोभा नहीं देते हैं। अब जिस तरीके से टिकटॉक बौखलाया हुआ है, उसके अलावा जो 58 और ऐप हैं वो भी बौखलाए हुए हैं और टिकटॉक की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह ये है कि भारत में उसके सबसे ज़्यादा जो डाउनलोड करने वाले लोग थे और टिकटॉक ने इसको लेकर तमाम बातें भी करना शुरू किया। उसने कहा हम तो सारी की जो सरकार के निर्देश थे उनको पालन कर रहे थे, हमने किसी भी डाटा को चीन में नहीं पहुँचाया है, किसी भी तरीके की डाटा चोरी नहीं की है, लेकिन उसके बाद भी अगर सरकार को लगता है तो हम सरकार की बात मानने को राजी हैं। और इसके बाद टिकटॉक का जो ऐप है उसको गूगल प्ले और आईफोन के दोनों स्टोर से हटा दिया गया। उसके बाद लोगों ने भी इसको कंफर्म कर दिया कि अब वो टिकटॉक नहीं चला पा रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ लाल हरे चैनल जो कि घोषित रूप से चीन के पक्षधर हैं और चीन के पक्ष में एजेंडा चलाते रहे हैं और जिनमें से एक बड़ा नाम आता है एनडीटीवी का, जो कि सीधे तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी का चैनल कहा जाता है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव प्रकाश करात के साड़ू का चैनल है ये। और इसके तमाम जो पत्रकार हैं उन्होंने टिकटॉकियों के पक्ष में तमाम इंटरव्यू दिखाए और ये कहने की कोशिश की कि टिकटॉक की वजह से तमाम लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनको बहुत धक्का लगा है, उनका जो एक तरीके से फेमस होने का तरीका था वो बंद हो गया है। यानी एनडीटीवी जैसे चैनलों को ये चिंता नहीं है कि देश के खिलाफ किस तरीके की साजिश में ये लोग इन्वॉल्व थे, उसके बाद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के निर्णय ने चीन से ज़्यादा भारत के ही लोगों का नुकसान किया है। और यही सब कुछ कहने की कोशिश कर रहा है चीन ने अपने सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में ये कहा है झाओ लिजियन के हवाले से, जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, कि भारत ने जिस तरीके से टिकटॉक जैसे अन्य ऐप्स को बैन किया है उससे दोनों देशों की आर्थिक तौर पर नुकसान होगा और चीन को नुकसान होगा, चीनी कंपनियों को नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत को भी इससे नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत और चीन मिलकर दोनों ही आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत सरकार का ये जो निर्णय है राष्ट्रवादियों के दबाव में, राष्ट्रवादियों के पक्ष में दिया गया निर्णय भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाएगा। झाओ लिजियन ने यह भी बताने की कोशिश की कि भारत के साथ चीन अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश भी कर रहा था। आप समझ सकते हैं गलवान घाटी के उस झड़प के बाद में किस तरीके से चीन बार बार कभी गिड़गिड़ाता है, कभी ये कहता है कि भारत की गलती थी। एक बार फिर से उसने ये कहने की कोशिश की जिस तरीके के ये रिश्ते चल रहे थे दोनों देशों को फायदा हो रहा था, लेकिन मनुष्य की इस गलती से, वो कह रहा है मैन मेड मिस्टेक की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा भविष्य में
और भारत में जो चीनी निवेशक हैं वो भी इससे नेगेटिव अप्रोच उनको मिलेगी और भारत का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। भारत में तमाम जो स्टार्टअप चल रहे हैं जिनमें चीनी कंपनियों ने निवेश कर रखा है उनको भी इससे नुकसान होगा, ये कहने की कोशिश की है चीन के द्वारा। लेकिन चीन वास्तव में जानता है कि अभी भारत सरकार ने केवल ऐप्स को बैन किया है और उसके बाद जिस तरीके से चीनी निवेशक भारतीय कंपनियों में पैसा लगाकर यहाँ एक तरीके से अपनी साख या फिर अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर भी सरकार कार्रवाई कर सकती है। कार्रवाई उन कंपनियों के ऊपर भी हो सकती है जो कि चीनी पैसे के दम पर या चीन की हिस्सेदारी से चल रहे हैं। इनमें ओला, उबर से लेकर जोमेटो टाइप की, स्विगी टाइप की कंपनियां हैं। बाइडू जैसे ऐप पहले ही बैन हो चुके हैं और उसके अलावा इन कंपनियों में भी ये देखा जा रहा है पेटीएम जैसी कंपनियां हैं जिनको अलीबाबा ने पैसा लगाया था। तो इस तरीके से चीन ने कहा है कि $8 बिलियन का निवेश भारत में चीनी जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कर रखा है। और अगर भारत सरकार अपनी नीतियों को नहीं सुधारती है और इसी तरीके से राष्ट्रवादियों के दबाव में चलती रहती है, राष्ट्रवादियों के आगे सरेंडर करती है, तो निश्चित तौर पर भारत को आर्थिक तौर पर निवेश के स्तर पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। जाओ लीजियन ने यह भी याद दिलाने की कोशिश की कि किस तरीके से 600 मिलियन लोगों ने भारत में तमाम भाषाओं के अंदर टिकटॉक को डाउनलोड किया था और उन सभी को अब इससे हाथ धोना पड़ेगा जो कि सरकार के एक निर्णय की वजह से हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन जो अभी तक गीदड़ भभकी दे रहा था, भारत सरकार के एक डिजिटल स्ट्राइक की वजह से चीनी कंपनियां भी तिलमिलाई हुई हैं और चीनी सरकार भी तिलमिलाई हुई है। यानी भारत सरकार के पास अभी ऐसे बहुत से विकल्प हैं। अभी तो केवल ये जो ऐप्स हैं उनको बैन किया गया है, उसके अलावा जो कंपनियां अप्रत्यक्ष रूप से भारत में घुसने की कोशिश कर रही थी उनको भी भारत सरकार ने नए कड़े नियम बनाकर, सेबी ने कड़े नियम बनाकर उनको रोक दिया। वो ये सोच कर चल रहे थे कि भारत में जिस तरीके से शेयर मार्केट गिरा हुआ है उसमें अगर वो थोड़ा पैसा लगाकर कंपनियों के ज़्यादातर शेयर ले लेंगे तो उनमें एक निर्णायक स्थिति में पहुंच जाएंगे और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने में वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा, उनके ऊपर सरकार ने प्रतिबंध लगाया और आने वाले समय में जिस तरीके से लोगों ने भी अभियान चला रखा है कि चीनी ऐप्स को वो नहीं डाउनलोड करेंगे, चीनी सामानों को नहीं खरीदेंगे, उम्मीद ये की जा रही है कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पॉजिटिवली पड़ेगा, सकारात्मक पड़ेगा और उसके संकेत भी मिलने पर लगे हैं कि 2009 के बाद पहली बार जो करंट अकाउंट का डिफिसिट है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि करंट अकाउंट उसको कहते हैं व्यापार घाटे का जो ट्रेड डिफिसिट होता है उसमें जो अंतर होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में वो लगभग कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह यही है कि लोगों ने जिस तरीके से चाइनीज़ इंपोर्ट को एक तरीके से बहिष्कार कर दिया है, उसको लेने से मना कर दिया है, उसकी वजह से अब जो भारत का व्यापार घाटा है खासकर चीन के साथ में उसमें भी तुलनात्मक सुधार आ रहा है। अभी तक $3 बिलियन का बाजार का जो घाटा है वो कम हुआ है और आगे भी उम्मीद है, जैसा कि चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर यही स्थिति रही तो भारत के साथ जो चीन का व्यापार है वो 30% तक घट सकता है। जबकि दूसरे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर भारत सख्त रुख अपनाता है तो 50% तक चीन का आयात भारत में कम हो जाएगा और इसका सबसे बड़ा झटका लगेगा चीनी कंपनियों को, जिससे पहले ही आशंकित है चीन। और यही वजह है कि ऐप बैन किए जाने पर इस तरीके से तिलमिला रहा है। और दूसरी तरफ चीनी कंपनियां कोशिश ये कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकीलों के माध्यम से अपने पक्ष में दलीलें दिलवाकर वो सरकार के खिलाफ नोटिस जारी कराएं या सरकार से ये कहने की कोशिश करें कि ये जो बैन लगाए गए हैं ये गलत हैं। जबकि सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इन 58-59 जो ऐप बैन किए गए हैं ये कोई प्रक्रिया अभी की नहीं है, ये काफ़ी दिन से चल रही थी और इसको लेकर सरकार ने बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा तहकीकात की और इसको लेकर बहुत ज़्यादा जांच की गई, जिसके बाद ये निर्णय पर पहुंचे कि ये जो ऐप है उनकी वजह से भारत के लोगों की जो व्यक्तिगत सुरक्षा है उसको खतरा पैदा हो रहा है। उनके व्यक्तिगत जो चैट होते हैं, वीडियो होते हैं, वो चीन के सर्वर पर शेयर किए जाते हैं और उसके बाद चीनी कंपनियों को उनको बेचा जाता है, जिसके बाद चीनी कंपनियां उनकी जो तमाम जो व्यवहार है उसके आधार पर उनको एडवर्टाइजमेंट भेजते हैं जो सीधे तौर पर गलत है। यानी सीधे तौर पर इसके पीछे काफ़ी लंबा जो प्रोसेस एक चल रही थी उसके तहत ये बैन
किए गए हैं सारे के सारे ऐप, लेकिन इसको लेकर चीन जिस तरीके से बखेड़ा करने की कोशिश कर रहा है उसको तमाम अन्य देशों में भी इस बात का समर्थन हो रहा है। और भारत के इस कदम को अमेरिका हो, यूके हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो या ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश हो, वहाँ पर इसको काफ़ी सराहना मिल रही है। और वो लोग ये कह रहे हैं कि हम भी अपने यहाँ इसी तरीके से चाइनीज़ ऐप्स को बैन करके चीन को एक तगड़ा झटका दे सकते हैं, क्योंकि आज पूरी दुनिया चीन से पीड़ित है। चीन की वजह से आज दुनिया में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है और जिस तरीके के लॉकडाउन चल रहे हैं, अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरीके से धराशायी होती हुई दिखाई दे रही हैं और उसके साथ साथ लोगों की नौकरियां गई हैं। तो ये सारी स्थिति के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो चीन है, और उस चीन को सजा दिलाने के लिए पूरी दुनिया के लोग एक स्वर में आवाज़ उठा रहे हैं। यही वजह है कि भारत के इस ऐप बैन करने के डिजिटल स्ट्राइक वाले निर्णय की चारों तरफ सराहना हो रही है। चारों तरफ लोगों ने मांग उठा रखी है कि उनके देश में भी इसी तरीके से चीन को एक स्पष्ट संकेत दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।